हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्वतंत्रता के ऊपर होगा और इसमें हम लोग स्वतंत्रता की संकल्पना, उसके विचार, है ना, इसको जानने की कोशिश करेंगे और आयाम और स्वतंत्रता के प्रकार। देखिए, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया था असाइनमेंट बनाने के बारे में कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, उसमें अगर आप लोग देखें तो मैं बात कर रहा हूँ व्हाट, वाई एंड हाउ की। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं व्हाट एंड वाई के ऊपर फोकस रखूंगा और स्वतंत्रता के ऊपर अगला जो मेरा लेक्चर आएगा वो हाउ के ऊपर होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे अधिकार वाला मेरा पहला जो वीडियो है वो व्हाट एंड वाई को डिफाइन कर रहा है और हाउ को डिफाइन बाकी दो लेक्चर कर रहे हैं जिसमें वेरियस थ्योरीज हैं। तो सभी थ्योरीज को आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता की अवधारणा की। ओके, देखिए, स्वतंत्रता के मुख्य तो है दो अर्थ माने जाते हैं। पहले अर्थ में ये मानवीय अस्तित्व का एक गुण है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना सकता है। बाकी कोई भी प्राणी पृथ्वी पर ये कार्य नहीं कर पाता है। वो सभी के सभी प्रकृति ने जो पहले से नियम बना दिए हैं, प्राकृतिक कानून जिसे कह सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो सारे के सारे प्राणी चलते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य के पास ज्ञान है तो उसने इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनाया और इस वजह से अपने जीवन को एक मनचाहा रूप दिया या मनचाहा रूप दे सकता है। अगर इसको माइन्यूटली देखा जाए तो ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य की जो संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है वो इसी गुण की वजह से हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये एक मानवीय अस्तित्व का एक गुण है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी मानना होगा कि ये जो मानवीय अस्तित्व का गुण के रूप में स्वतंत्रता को ली जाती है वो व्यक्तियों की स्थिति के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है ना। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो भिन्न स्थिति वाले व्यक्ति इस पर भिन्न तरीके से रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमीरों के लिए ये गुण, अस्तित्व का एक गुण, ये एक अलग परिभाषा होगी और किसी गरीब व्यक्ति के लिए इसकी एक परिभाषा अलग होगी। दूसरे अर्थों में स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है। देखिए, इसमें क्या माना जाता है कि मनुष्य अपने स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ होता है और उस पर बाहर से कोई भी बंधन नहीं लगे होते जो उसे अपने जीवन को मनचाहा रूप देने से रोकते हों। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को या अपने स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होता है। ये जो गुण है ये मनुष्य की एक दशा की तरफ इशारा करता है और राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी सिद्धांतकार हैं या हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की इसी अवधारणा के ऊपर सबने फोकस किया है या हमारे लेक्चर भी इसी अवधारणा के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहेगा क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब राजनीतिक सिद्धांत में मनुष्य की एक दशा से लगाया जाता है। ओके, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्रता की मांग का आधार क्या होता है। देखिए, स्वतंत्रता की मांग का आधार जो है वो एक ही आधार है जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। अब विवेकशील प्राणी होने की वजह से मनुष्य को जो कुछ भी सर्वोत्तम प्रतीत होता है या जो कुछ भी करने के लिए वो समर्थ होता है ना, वही कार्य वो करता है बशर्ते उस पर कोई बाहरी प्रतिबंध ना लगा हो। अगर बाहरी प्रतिबंध लग गया तो व्यक्ति अपनी किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएगा, अपनी जो उसके अंदर क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाएगा और ना ही वो स्वतंत्र रह पाएगा। ऐसी स्थिति में उसके अंदर कुंठा आ सकती है, वो अशक्त हो सकता है, वो बिल्कुल अकर्मण्य हो सकता है, कोई काम ना करे या असफल हो सकता है। तो स्वतंत्रता यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है ये मानते हुए कि मनुष्य एक विवेकशील करता है और उसके स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका बंधन रहित, बंधनों का अभाव होना बहुत जरूरी है
ताकि वो अपने भविष्य को एक मनचाहा रूप दे सके और जो उसके आदर्श हैं उन आदर्शों को मूर्त रूप दे सके और अपनी व्यक्तित्व की क्षमताओं को भी वो पूरी तरीके से यूज कर सके। इसी को प्रतिबंध का अभाव कहा जाता है और इस तरीके की स्वतंत्रता प्रतिबंध के अभाव की तरफ इशारा भी करती है। अगले में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के आयाम। देखिए, स्वतंत्रता के मुख्यतः 3 आयाम स्वीकार किए गए हैं, जिनमें पहला है नागरिक आयाम, दूसरा है राजनीतिक आयाम और तीसरा है आर्थिक आयाम। सबसे पहले नागरिक आयाम की बात करते हैं। नागरिक आयाम के थिंकर हैं अर्नेस्ट बार्कर। इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी। इस किताब में अर्नेस्ट बार्कर 3 तरीके की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिनमें पहला है दैहिक स्वतंत्रता, दूसरा है बौद्धिक स्वतंत्रता और तीसरा है व्यवहारिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य की किसी कार्यवाही के वजह से किसी व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए या कोई खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मनुष्य जो है अपने स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अपने मत या विचार को व्यक्त करने में आजादी हो और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। तीसरे में आता है व्यवहारिक स्वतंत्रता। व्यवहारिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि समाज में किस व्यक्ति के साथ कैसा संबंध स्थापित करना है, यह व्यक्ति की व्यक्तिगत चॉइस होती है। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति आकर किसी व्यक्ति को यह सजेस्ट नहीं करेगा कि वो किसके साथ कैसा संबंध बनाए। मतलब कि मेरा ये, अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरा ये पर्सनल चॉइस है कि मैं किसके साथ संबंध रखना चाहता हूं, किसके साथ नहीं, किसके साथ मैं दोस्ती रखना चाहता हूं, किसके साथ नहीं। अब इन दोनों ही एस्पेक्ट में मेरे पीछे एक तर्क काम कर रहा है। अगर मैं किसी से दोस्ती कर रहा हूं तब भी एक तर्क काम कर रहा है, और अगर मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता तब भी एक तर्क काम कर रहा है। तो विवेकशीलता जो है यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए और कोई बाहरी व्यक्ति आकर यह नहीं बताना चाहिए कि हमें सामाजिक संबंध या पारिवारिक संबंध, है ना, या किसी भी तरीके का दोस्ती वाला संबंध वगैरह, ये किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर नहीं बनाने चाहिए। हम लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए इन संबंधों को बनाने के लिए। देखिए, यहां दैहिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता निर्विवाद रूप से आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो बौद्धिक स्वतंत्रता है इसके ऊपर कुछ विवाद आ जाता है। यहां मैं जॉन स्टुअर्ट मिल का थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता इसी चीज से जुड़ी हुई है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होगी, मतलब वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और समाज की प्रगति और ज्ञान के विकास पर ये अपना सकारात्मक एक प्रभाव डालेगी। अब ज्ञान का विकास कहां होता है? तो ज्ञान का विकास वहीं हो पाता है जहां चर्चा की स्वतंत्रता का वातावरण मौजूद हो, जहां डिबेट हो रहा हो, जहां डिस्कशन हो रहा हो, है ना। तो ज्ञान का विकास सिर्फ वहीं हो पाता है। और मिल ये कहते हैं कि व्यक्तियों को तार्किक बनाने के लिए शिक्षा और चर्चा, है ना, डिबेट, डिस्कशन, इस तरीके का माहौल सामाजिक नीति में आ सकता है। तभी व्यक्ति अपनी एक समझ विकसित कर सकता है वर्तमान समस्याओं को लेकर और या वर्तमान मुद्दों को लेकर, और उस पर अपनी एक राय बना सकता है। वो राय जो है आलोचना भी हो सकती है और वो राय समर्थन भी हो सकती है। मिल यहाँ ये कहते हैं कि इन दोनों तरीके के विचारों को रखने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ सहमति वाले लोगों को विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया जाएगा या स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उन लोगों की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी जो देखा जाए तो होते अल्पमत में है, लेकिन उनका विचार पॉपुलर विचार से अलग होता है या पॉपुलर विचार के विरोध में होता है। तो किसी को
चुप करा देना या किसी को बोलने ना देना या किसी को उसके विचार की अभिव्यक्ति ना करने देना, ये एक तरीके का अत्याचार होगा। ठीक है, क्योंकि मानव जाति या राज्य जो है उस व्यक्ति को या उस व्यक्तियों के समूह को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, है ना, उससे रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये इनका मानना है। तब बौद्धिक स्वतंत्रता अपने असली रूप में प्राप्त करी जा सकती है। हालांकि बौद्धिक स्वतंत्रता के ऊपर कुछ नियंत्रण भी हैं, जैसे विचार और अभिव्यक्ति के नाम पर कोई व्यक्ति किसी इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करे जिससे राज्य, समाज, व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी भी समूह पर कोई संकट की स्थिति पैदा हो रही हो। तो ऐसा कोई भी कार्य उसको नहीं करना चाहिए, या इस तरीके की अभिव्यक्ति के लिए मिल भी या कोई भी थिंकर समर्थन नहीं करते हैं। नागरिक आयाम के बाद दूसरा इसमें आता है राजनीतिक आयाम। देखिए, राजनीतिक आयाम में हम लोग दो थिंकर्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें पहले हैं विलियम ब्लैकस्टोन और दूसरे हैं अर्नेस्ट पार्कर। विलियम ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं? विलियम ब्लैकस्टोन ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ शासन पर अंकुश रखने की शक्ति है। बस इतना ही बोल रहे हैं वो। बार्कर क्या कहते हैं? बार्कर ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं है, बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है ना। सरकार बनाने का क्या मतलब है? सरकार बनाने का मतलब है, इसके लिए कुछ चीजें होना जरूरी हैं सरकार बनाने के लिए, जिनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है मताधिकार। और मताधिकार किस आधार पर होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो भी वयस्क होगा उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और चुनाव में स्वतंत्रता पूर्वक हिस्सेदारी उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो जब ये वन मैन वन वोट का सिद्धांत आएगा और चुनाव में वोटिंग वो लोग कर पाएंगे, तो सरकार बनाने का उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी व्यक्तियों को। और सरकार पर नियंत्रण रखने का क्या अर्थ है? कि मुक्त और निरंतर विचार विमर्श होते रहना चाहिए, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से हिस्सा ले सकें। देखिए, ये जो पूरा राजनीतिक आयाम वाला डिस्कोर्स है जो बार्कर मेनली बात कर रहे हैं, वो सुनने में, पढ़ने में सरल लग रही है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर अगर इसे देखा जाए तो इसको इंप्लीमेंट करना उतना सरल नहीं है। कुल मिलाकर यह देखा जाए कि सिर्फ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे देने से या वन मैन वन वोट का सिद्धांत लागू कर देने से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे मिलती है? इसके लिए दो शर्तें पूरी करना जरूरी हैं। सबसे पहला, शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए और राज्य के हर कोने में। राइट, जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि वो अपने मत का प्रयोग स्वार्थ की वजह से ना करे या किसी तात्कालिक उस समय उपजी हुई किसी संवेग की वजह से ना करे या किसी गुट में बाजी में आकर, है ना, किसी भी आधार पर हो सकती है, वो उस गुट के आधार पर वो वोटिंग ना करे। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वो उसके अंदर तार्किकता आएगी और अपनी तार्किकता के हिसाब से वो खुद अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे बिना किसी बाहरी दबाव के। तो शिक्षा का होना जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मिलकर भी नहीं मिली है। दूसरे में आता है धन और बल की शक्ति। यहां विचारक ये कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में कई बार देखा गया है कि धन और बल की शक्ति का प्रयोग किया जाता है और कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो धन और बल की शक्ति को या तो खत्म कर दे या इसके प्रभाव को निष्प्रभावी कर दे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ना तो वोटर आदर कहना चाहिए, ना तो लालच में आएगा और ना ही भय वाली स्थिति में रहेगा। और इन दोनों स्थितियों में जो प्रतिनिधि चुनकर जाएगा वो राज्य के लिए अच्छा साबित होगा। तो एक ऐसी परिस्थिति मुहैया करानी होगी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कि असली राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त हो सके
आडंबर नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता का, बारकर ये बात कह रहे हैं। तीसरे में आता है आर्थिक आयाम। देखिए आर्थिक आयाम दो तरीके के हैं, नकारात्मक आर्थिक आयाम और सकारात्मक आर्थिक आयाम। नकारात्मक आर्थिक आयाम मुख्यतः बात करते हैं कि राज्य व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? एक फ्रेंच वर्ड है लीसेस फेयर, यहां से ये उठाया गया है। लीसेस फेयर का मतलब है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो मतलब राज्य व्यक्ति के आर्थिक मामलों में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि वो टैक्स का पैसा गरीबों के ऊपर खर्च किया जाना है। और ना ही किसी तरीके का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी व्यक्ति की कमाई के ऊपर बनाए जाएंगे कि उसने धन का अर्जन कैसे किया है। तो नकारात्मक जो आर्थिक आयाम है वो इस तरीके की बातों का समर्थन करते हैं जिसमें जो गरीब और मजदूर वर्ग वाला तबका है, हैव नॉट कम्युनिटी जो है, वो हमेशा पिछड़ी रहती है और गरीब होती जाती है, और वहीं दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है वो और ज्यादा अमीर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि राज्य यहाँ कल्याणकारी कार्य करने से रोक दिया जाता है और राज्य को एक मिनिमल स्टेट मतलब न्यूनतम राज्य बना दिया जाता है। तो इस आयाम के हिसाब से न्यूनतम राज्य सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करके रखेगा या फिर जो न्याय व्यवस्था है उसको मेंटेन करके रखेगा या बॉर्डर की सिक्योरिटी करेगा। वो राज्य कल्याणकारी कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे नकारात्मक आर्थिक आयाम जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी ओर जो सकारात्मक आर्थिक आयाम है, ये जो आयाम है ये आर्थिक स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता की जो ये सकारात्मक संकल्पना है ये जनता की आर्थिक असमर्थता के निराकरण की मांग करती है। मतलब ये इस बात की डिमांड करती है कि जो भी आर्थिक समस्याएं राज्य का कोई भी व्यक्ति फेस कर रहा है उस आर्थिक समस्या का निदान राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धनवान व्यक्ति हैं उनके पास सब कुछ चला जाता है और जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके पास बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं आ पाता है, और इससे एक बहुत बड़ा अंतर इन दोनों वर्गों में पैदा होता है। एक बहुत बड़ी खाई पैदा होती है जिससे जो हैव कम्युनिटीज हैं, धनवान कम्युनिटीज जो हैं, वो निर्धन कम्युनिटीज के साथ शोषण की उनको आजादी मिल जाती है। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो सकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक आर्थिक आयाम आर्थिक स्वतंत्रता को बारे में यह मांग करती हैं कि आर्थिक शक्ति का प्रयोग सबकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसका दमन करने के लिए नहीं, या स्वतंत्रता को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देने के लिए नहीं। तो ये नकारात्मक आर्थिक आयाम है और सकारात्मक आर्थिक आयाम है। तो ये तीनों आयाम की चर्चा हम लोगों ने यहां करी। अगला जो हमारा स्लाइड आएगा वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या करेगा। देखिए स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं। पहला नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता जनरली ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और वो कर भी सकता है, करने के लिए एलिजिबल भी है, तो उसे वैसा करने से ना रोका जाए। ठीक है, और इसीलिए इसको औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। औपचारिक स्वतंत्रता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्वतंत्रता से के मिलने से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है और वो उसे कर भी सकता है ना। तो क्या इस करने चाहने में और कर सकने में उसे कहीं से कोई सहायता दी जा रही है? तो नहीं, सहायता नहीं दी जा रही। जब सहायता नहीं दी जा रही है तो नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते समय राज्य केवल अपने ऊपर संयम रखता है और सामाजिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं करता। वो राज्य जो है वो ये नहीं देखता कि नकारात्मक स्वतंत्रता का लाभ
कौन कौन से वर्ग उठा रहे हैं और कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया और आखिर कितने नागरिक इसका लाभ उठा पाएंगे और कितने वंचित रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वतंत्रता पूंजीवादी व्यवस्था को और पूंजीपतियों के समर्थन में आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि भारी विषमताएं इससे पैदा होती हैं। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक स्वतंत्रता इस चीज की मांग करती है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि सबको अपने सुख के साधन जुटाने का उपयुक्त अवसर मिल सके। तो कहीं ना कहीं हमें यह चीज नजर आती है कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता से कई मामलों में बेटर साबित होती है, क्योंकि ये व्यक्तियों के हितों की बात कर रही है, ना कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हितों की। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्यतः कुछ थिंकर्स आते हैं, जिनमें जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, एडम स्मिथ, इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, और हर्बर्ट स्पेंसर मैन वर्सेस स्टेट। यहां पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले जॉन लॉक की अवधारणा को। देखिए, जॉन लॉक को हम लोगों ने अधिकार वाले में भी पढ़ा है। लॉक जो है, अगर उसको दोबारा से रिमाइंड करें तो लॉक के दर्शन में जो केंद्र में है वो व्यक्ति है, और राज्य का कर्तव्य जो है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, बस। और उसने व्यक्तियों को 3 तरीके के अधिकार दिए हैं, जिनमें पहला जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को मिले हैं, इसलिए इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और ना ही राज्य किसी भी प्रकार से कानून के द्वारा इनको किसी भी तरीके से या तो निरस्त कर सकता है या किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राज्य यहां सीमित अधिकार लेकर आता है लॉक के राज्य में। तो फिर राज्य का यहां काम क्या रह गया? वही बाहरी आक्रमण होगी तो उससे सुरक्षा, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी। दूसरा, देश के अंदर शांति व्यवस्था की स्थापना करना। और तीसरा, प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्तियों को मिले हुए हैं उनकी रक्षा करना। संपत्ति के अधिकार को लॉक ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यह ध्यान रखिएगा। और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही साथ लॉक प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब निजी संपत्ति की अवधारणा को भी स्वीकार करते हुए नजर आते हैं, और वो ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लॉक भी पूंजीवाद का समर्थन करते हुए दिखते हैं और पूंजीपतियों का समर्थन करते हुए दिखते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी जो स्वतंत्रता आएगी वो स्वतंत्रता मैक्सिमम जो रहेगी वो पूंजीपतियों के हाथ में रहेगी, ना कि सभी के हाथ में बराबर रूप से। दूसरे इसमें थिंकर आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए, मिल जो है अपनी किताब में 2 प्रकार के कार्यों का विवेचन करते हैं। पहला आत्मपरक कार्य और दूसरा अन्य परक कार्य। जो पहला आत्मपरक कार्य है उसका संबंध व्यक्ति से डायरेक्टली होता है, इसका दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा कार्य जो है अन्य परक कार्य, उसमें वो काम आते हैं जिसका कोई व्यक्ति अगर करता है तो उस काम का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब यह प्रभाव सकारात्मक भी पड़ सकता है, यह प्रभाव नकारात्मक भी पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका मतलब क्या है। यहां इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आत्मपरक कार्य कर रहा है, आत्मपरक कार्य मान लीजिए सिगरेट पी रहा है और अपने घर में पी रहा है, तो वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। ठीक है, तो यहां समाज के ऊपर कोई बुरा या अच्छा असर नहीं पड़ रहा। दूसरे में वो कार्य आते हैं अन्य परक कार्य में, जिसमें व्यक्ति अगर सिगरेट सार्वजनिक जगह पर पी रहा है तो उसका सीधा असर पड़ता है समाज में जो आसपास लोग खड़े हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर। तो मिल यहां ये कह रहे हैं कि आत्मपरक कार्यों में राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है,
बुरा कर रहा है तो भी वो अपने लिए कर रहा है, समाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए राज्य को उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो अन्य परक कार्य हैं उनमें सिर्फ उन कार्यों में राज्यों को हस्तक्षेप करना चाहिए जिनसे समाज को हानि हो रही हो या नुकसान पहुंच रहा हो। उन कार्यों में नहीं जिन कार्यों से व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो उससे जो है समाज को नुकसान नहीं पहुंच रहा हो। तो कहीं ना कहीं मिल भी उस धारा के समर्थन में नजर आते हैं जो पूंजीवाद का और पूंजीपतियों का समर्थन करते हुए नजर आती है। और ये एक नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन यहां पर पूरी तरीके से करते हैं, जिसमें लीस फेयर को भी ये मानते हैं राज्य व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ये भी मानते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्य राज्य नहीं करेगा। अगले में आते हैं एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ जो हैं वो ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री माने जाते हैं। देखिए स्मिथ ने अपनी इस किताब में ये कहा कि जो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था है उसका वो समर्थन कर रहे हैं और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ लीसेस फेयर मतलब हस्तक्षेप के सिद्धांत का भी वो समर्थन कर रहे हैं। और राज्य को स्मिथ ने अपनी इस किताब में सिर्फ दो तरीके के कार्य के लिए उपयुक्त माना है, पहला सुरक्षा और दूसरा न्याय प्रशासन। इसके अलावा राज्य तीसरा कोई कार्य नहीं करेगा, कोई कल्याणकारी कार्य नहीं, कोई किसी को हेल्पिंग हैंड नहीं, कोई मुफ्त में शिक्षा नहीं, किसी भी को भी मुफ्त में इलाज नहीं, सबको अपनी जेब से खर्चा करना होगा। जो पढ़ने लायक है वो पढ़ेंगे, जो पढ़ने लायक नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, जो इलाज कराने की क्षमता रखते हैं वो इलाज कराएंगे, जो इलाज कराने की क्षमता नहीं रखते हैं वो इलाज नहीं कराएंगे। सीधे सीधे ये यही बात कह रहे हैं। और जब उन्होंने राज्य को दो कार्यों में बांट दिया है तो सीधी सी बात है कि वो व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की रक्षा को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए ये पूरी तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन यहां पर करते हुए नजर आते हैं, जिसमें राज्य के कार्य क्या होने चाहिए ये भी एडम स्मिथ तय कर देते हैं। अगले थिंकर हैं हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर भी बाकी थिंकर से अलग नहीं है। स्पेंसर अपनी किताब में राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। स्पेंसर के अनुसार राज्य को जितना अधिक कार्य दिए जाएंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही बाधित होगी। इसी वजह से वो राज्य को न्यूनतम कार्य देने के पक्षधर हैं। इसका मतलब कि वो न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं। और राज्य के कार्य क्या होने चाहिए उस पर वो ये कहते हैं कि बाह्य मतलब बाहरी आक्रमण से सुरक्षा मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी, और दूसरा आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना मतलब पुलिस प्रशासन। इन्हीं तक वो राज्य के कार्यों को सीमित रखते हैं। इसके अलावा राज्य कोई कार्य नहीं करेगा, हर चीज प्राइवेट हैंड में रहेगी। ध्यान रखिए, न सरकारी हॉस्पिटल न सरकारी स्कूल। आप खुद सोच लीजिए कि ऐसी अवस्था में जो गरीब तबका है जिसके पास संसाधन कम है वो ना पढ़ाई कर पाएगा और ना ही अपना आत्मविकास कर पाएगा। स्पेंसर के इसी विचार की वजह से इनको सामाजिक डार्विनवाद की अभिव्यक्ति करने वाला विचारक माना जाता है। स्पेंसर के अनुसार देखिए बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो कम योग्य व्यक्ति हैं उनको अधिक योग्य व्यक्तियों के पक्ष में अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति कम योग्य है तो वो अपने स्वयं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा ना करे, अपने भविष्य को ना संवारे, वो शिक्षा ना ले, वो स्वास्थ्य लाभ ना ले, उसको तिलांजलि दे देनी चाहिए उन व्यक्तियों के लिए जो योग्य हैं। सवाल बड़ा यह खड़ा ये होता है कि योग्यता का पैमाना क्या है, आप किसे योग्य मानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास संसाधन नहीं होते लेकिन उसके पास योग्यता बहुत होती है, और इसकी वजह से संसाधनों के अभाव की वजह से वो बहुत कुछ नहीं कर पाता, और हमें अपने आसपास ऐसे बहुत लोग देखते हैं। दूसरी तरफ जो योग्य व्यक्ति की कैटेगरी में जिनको ये रख रहे हैं, हो सकता है कि उनमें कोई व्यक्ति योग्य हो ही ना,
उसको योग्य आप सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो एक पूंजीपति वर्ग से आता है या कुलीन वर्ग से आता है या शिक्षित वर्ग से आता है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली योग्य मान ले रहे हैं। योग्यता का पैमाना क्या होगा इस पर चर्चा स्पेंसर नहीं करते हैं, इसलिए इनको जो सामाजिक डार्विनवाद है उसकी संज्ञा इनके विचारों को दी जाती है। ये तर्क भी देते हैं कि कर्मठ लोग जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा जो संसाधन अर्जित कर रहे हैं वो संसाधन अकर्मण्य लोगों के पास नहीं पहुंचना चाहिए, उन्हें कर्म करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कर्म के जो सिद्धांत हैं उसको ठेस पहुंचेगी और मुफ्तखोरी की भावना का विकास होगा। देखिए, कल्याणकारी कार्य कभी भी मुफ्तखोरी कार्य नहीं होते हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों का मतलब यह होता है कि समाज में जो तबका हमेशा दबा कुचला रहा है उसको ऊपर उठाना, क्योंकि वो उसके पास संसाधन नहीं है तो राज्य संसाधन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना विकास कर सकें। इनमें ब्लैक पॉपुलेशन आ सकती है, इंडिया में दलित पॉपुलेशन आ सकती है, इनमें महिलाएं आ सकती हैं, वो किसी भी देश की हों, कोई भी सबाल्टर्न ग्रुप उपाश्रित वर्ग से जो आते हैं वो सभी व्यक्ति आ सकते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते। संसाधनों के अभाव में कोई व्यक्ति अपना योग्यता से वंचित कर दिया जाए, ये एक ऐसी संकल्पना है जिसका एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के जो दुष्परिणाम सामने आने लगे उसके वजह से प्रकाश में आता है। यहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता से जो अर्थव्यवस्था में है ना, और जो व्यक्तियों के अंदर जो एक तरीके की गैप बढ़ना शुरू होता है, अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। अमीर व्यक्तियों के पास हर साधन सुलभ होते हैं और गरीब व्यक्ति ये अगर बीमार पड़ जाए तो उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते। वो टाइम ऐसा था, शिक्षा उसके पास सुलभ नहीं थी। तो ऐसी व्यवस्था ने एक ऐसी सिस्टम को जन्म दिया जो पूरी तरीके से गैर प्रजातांत्रिक था और भेदभाव पर आधारित था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के पास असीमित स्वतंत्रता चली गई थी और कुछ व्यक्तियों के पास स्वतंत्रता बची ही नहीं। मुट्ठी भर लोग थे जिनके पास असीमित स्वतंत्रता गई। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं वो व्यक्ति पर युक्त प्रतिबंध के पक्षधर हैं। इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर बैठा हो या कितना भी उसने धन का अर्जन किया हो, क्योंकि एक व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती ही है। मान लीजिए किसी एक अमीर व्यक्ति को सड़क पर अपनी मनमर्जी से गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो ओवर स्पीडिंग कर सकता है, वो रेड लाइट जंप कर सकता है, वो रफ गाड़ी चला सकता है। तो जो बाकी लोग सड़क पर चल रहे हैं, बाइक वाले, स्कूटर वाले, स्कूटी वाले या पैदल चलने वाले या वृद्ध जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं, वो उनकी सुरक्षा का क्या होगा या उनकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या उनकी स्वतंत्रता इस एक व्यक्ति को जो बहुत असीमित स्वतंत्रता मिल गई है उससे बाधित नहीं होगी? तो होगी। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। स्वतंत्रता सिर्फ उस मात्रा तक दी जा सकती है जहां तक दूसरे व्यक्ति को उतनी ही मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त हो। मतलब कि अगर मुझे एक तरीके की स्वतंत्रता मिली है तो वही एक तरीके की स्वतंत्रता आपको भी मिली है, जिसका मतलब यह हुआ कि मेरे साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं स्वतंत्रता के साथ, कि मेरी किसी वजह से आपकी स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे और आपके किसी कृत्य की वजह से मेरी स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे। तभी एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। और यहाँ पर ये सकारात्मक जो थिंकर हैं, विचार वाले, वो सभी को समान स्वतंत्रता देने की वकालत करते हैं। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यता यह है कि मनुष्य एक स्वायत्त इकाई नहीं हो सकता है,
बल्कि वो समाज का एक हिस्सा है। उसकी समस्त गतिविधियां जो भी हैं उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिससे उसके द्वारा संपन्न प्रत्येक गतिविधि से समाज प्रभावित होता है और यह सामाजिक चरित्र ही उस पर बंधन हेतु आधार का निर्माण करता है। अब यहां देखिए जानने वाली बात यह है कि आखिर नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता काम करने की आजादी देता है, नकारात्मक स्वतंत्रता इस तरीके की आजादी की मांग नहीं करता। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को जो भी अवसर व्यक्तियों के पास एक तो अवसर आए और व्यक्ति उन अवसर का प्रयोग करे और उनका फायदा उठाए, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ अवसरों का मौजूद होना इसी को पर्याप्त मानती है। उनका प्रयोग हुआ कि नहीं, उनसे फायदा उठा कि नहीं, इस पर वो बिल्कुल शांत रहती है और इसका विरोध भी करती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को बाहर से किसी तरीके का दिशा निर्देश मिलने के विचार को खारिज करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता इस विचार को एक विकल्प के रूप में स्वीकार करती है कि व्यक्ति को कानून या अभिजन, एलीट जिन्हें कहते हैं, या पढ़े लिखे व्यक्ति जो मिडिल क्लास के होते हैं, इनके द्वारा दिशा निर्देश मिलते रहना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी, तभी जो स्वतंत्रता है वो सभी को समान रूप से वितरित हो पाएगी। कुल मिलाकर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक मूल्यों का पालन करके ही सच्ची स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है, और वो ये भी मानते हैं कि नैतिक कानून विवेकशील लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। जो मुख्य इसमें विचारक हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के, उसमें हेरोल्ड जे लास्की का नाम आता है, हीगल का नाम आता है, थॉमस हिल ग्रीन का नाम आता है, बोसांके का नाम आता है, बार्कर का नाम, अर्नेस्ट बार्कर उनका नाम आता है, और सीबी मैकफर्सन का नाम आता है। तो ये प्रमुख हमारे विचार रहे नकारात्मक और स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो स्वतंत्रता की थियरीज के ऊपर होगा, जिसमें हम लोग हाउ वाले चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेके पास होइए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।